तो अधिकारियों द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है कि वो चांदे नहीं गड़ा रहे हैं, वो नक्शों से उनको सुपर इम्पोज करा करके और उससे उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो जब चांदे पहले फिक्स किए, उसके आधार पर नक्शा बनाया गया, तो उल्टी कार्रवाई तो आप कर नहीं सकते। उसमें होता है ऑब्जर्व एंगल होता है, डिस्टेंस होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है। तो भारत सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, वो ये चाहती है कि ये जो बार बार संरक्षित करने के लिए, क्योंकि उसमें भूधारक की भी जिम्मेदारी है, जिसकी ज़मीन पे वो चांदे हैं उसको भी संरक्षित रखना है। आपने अक्सर किसानों को ज़मीन के बंटवारे के समय एक दूसरे से लड़ाई करते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि किसान एक दूसरे से लड़ाई इसलिए करता है क्योंकि नाप सही नहीं हो पाती है, और उस नाप का क्या आज के लेखपालों को उतनी जानकारी है जो जानकारी पहले यहाँ पर होना चाहिए था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमारे साथ बिलासपुर ज़िले से छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले किसान अशोक तिवारी जी मौजूद हैं, जो विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इनका खुद का एक मामला था जिस मामले को विवाद पूरी तरीके से राजस्व से लेकर के और हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, शायद उस फैसले को और फैसले की नियमावली को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो पूरे देश में किसानों की ये समस्या हट जाएगी। साथ ही साथ जो किसानों के साथ बड़े बिल्डर्स चीटिंग करते हैं ज़मीन के नाप के नाम पर, ये चीटिंग, ये बेईमानी भी खत्म हो जाए। तो हम सीधे अब आपको अशोक तिवारी जी से इस तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए लेके चलते हैं। सर, जिस तरीके की आज की नाप, पहले तो मैं आपका किस्सा जानना चाहूँगा कि कम शब्दों में अपना किस्सा बताइए, क्या पूरा मामला था। क्या है, मेरी कृषि भूमि को एक बिल्डर ने एंक्रोच कर लिया। इस संबंध में राजस्व विभाग में दौड़ धूप लगाया, उनसे निवेदन किया कि इसकी भूमि का सही सीमांकन किया जाए। उनके द्वारा सही सीमांकन न करके तिमेड़ा चौमेड़ा को आधार मान करके उसमें सीमांकन किया गया, जिससे प्रेरित होकर के मैं अपना जो मामला है रेवेन्यू बोर्ड गया। रेवेन्यू बोर्ड के बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ एक WPC लाया 2019 में। 15/11/2019 को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा मेरे पक्ष में एक फैसला दिया गया कि किसी भी भूमि का नाप चांदे के द्वारा ही किया जाएगा। ये चांदे जो है पूर्व में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में लगाए गए थे और जिनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है और संबंधित भूधारक की भी है। प्रमुख जिम्मेदारी जो है राजस्व विभाग की आती है, वो उनको संरक्षित रखेगा। यदि कोई चांदा गुम हो गया है तो उसको पुनः स्थापित करने की कार्रवाई करेगा। तो जो भी नाप होते हैं वो चांदे से ही किया जाना चाहिए। वर्तमान में क्या है कि गांव में चांदे जो हैं वो सब गुम हो चुके हैं, तो जीवित चांदों की संख्या बहुत कम है। वही स्थिति शहरों में है, जो भी नाप होना है शहर में भी होना है, वो होना है। कृषि भूमि के नक्शे जो बनाए गए उसका पैमाना जो है वो 1/4000 का है। अब इस 1/4000 के पैमाने का मतलब ये होता है कि जो नाप नक्शे में 1 मिलीमीटर है वो धरातल में 4 मीटर होगा। 4 मीटर का मतलब ये हो कि लगभग 13 फुट के आसपास। सर्वेक्षण बुक के आधार पे ये बात सिद्ध की गई है कि यदि 1 मिलीमीटर को सुई की नोक से छेदा जाए तो 3 छेद से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो पटवारी या लेखापाल के द्वारा सीमांकन के समय यदि नक्शे के नाप में एक सुई की नोक के बराबर भी गलती हो जाती है तो शुरुआत में ही 4 फुट से ज़्यादा की गलती हो जाती है। इसीलिए लेखापाल या पटवारी को नक्शे में स्थान को नापने के लिए डिवाइडर दिया गया, जो अपन कंपास बॉक्स में डिवाइडर होता है वो दिया गया। उसमें नोक होती है तो उससे गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। वर्तमान में ये सब चांदे हैं नहीं, और इन चांदों को ये RI पटवारी के द्वारा नहीं लगाया जाता, इनको एक प्रशिक्षित पारगामी के द्वारा ही लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रावर्सर बोलते हैं। अब वो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है, पद तो स्वीकृत हैं मगर वो पद में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है भी तो उसकी शैक्षणिक योग्यता वैसी नहीं है। तो इसलिए सारे जो झगड़े हो रहे हैं इसी नाप की कमी के कारण हो रहे हैं। यदि पूर्व में गवर्नमेंट की जो अभी हमारे भारत सरकार ने एक नया प्रोग्राम निकाला है, NLRMP प्रोग्राम। NLRMP प्रोग्राम के तहत लैंड रिकॉर्ड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि डिजिटलीकरण किया गया, पूरी नाप को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है नक्शों का, और सबको जियो डिफेंसिंग किया जा रहा है। तो उसके लिए वो सरकार तय मान के चल रही कि जो पूर्व में टावर्स लगाए गए थे वो संरक्षित और सुरक्षित हैं,
मगर वो अपने वर्तमान में देखा जाए तो वो है नहीं। तो अब यदि आपको सुपर इम्पोज करके अगर आपको किसी जगह के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए भी लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है 8/12/2016 का। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हीं जगह ग्रामों का सर्वे किया जाएगा जिन ग्रामों के टावर्स डाटा, नक्शे और अधिकार अभिलेख सुरक्षित नहीं हैं, और जहाँ ये सुरक्षित है वहाँ आपको ओरिजिनल सर्वे सीट जो होती है, जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें केवल चांदों की स्थिति दर्शाई गई है, उसको सुपर इम्पोज करके आप उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसको फाइनल करेंगे। मेरे मामले में कुछ ऐसी बातें थी कि वहाँ चांदे नहीं थे। ये लोग क्या करते हैं कि रोड को आधार मान लेते हैं। रोड को आधार मान के उन्होंने सीमांकन किया, तिमेड़ा खेत के तिमेड़े चौमेड़े को आधार मान के किया। तो तिमेड़ा चौमेड़ा के खेतों की स्थापना तो चांदे से नापने के बाद में, चांदे पहले फिक्स किए गए, उसके बाद नक्शा बनाया गया भारत में। तो जब चांदे पहले फिक्स किए उसके आधार पर नक्शा बनाया गया तो उल्टी कार्रवाई तो आप कर नहीं सकते कि आप खेत की तिमेड़े चौमेड़े को ले गए। ये किसी खेत की शुद्धता तो चांदे से होना है, तो चांदे की शुद्धता आप खेत से कैसे निकालोगे। तो इससे प्रेरित होकर मैं वहाँ गया हाई कोर्ट में जा कर के वहाँ पे मैं अपना पक्ष रखा और सारे डॉक्यूमेंट्स रखा। और ये चीज़ें हैं कि मैं उसमें पूरी कहानी बताया कि तो आपने खुद कोर्ट को बताई या वकील के जरिए बताया? हमने वकील के जरिए बताया, क्योंकि कोर्ट में प्लीडिंग तो वकील ही करता है। तो सारी जानकारी इकट्ठा करने पे हमें पता चला कि जो भी चांदे शुरू में लगाए गए थे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके सारे गणितीय टावर्स डाटा जो है उन्होंने संरक्षित रखा था भविष्य के लिए कि यदि कोई चांदा गुम हो जाता है या किसी गांव का सर्किट नष्ट हो जाता है तो वहाँ पुनः सर्किट का निर्माण करने के लिए या पुनः गुमशुदा चांदों को स्थापित करने के लिए उन गणितीय टावर डाटा की मदद से थियोडोलाइट मशीन के द्वारा वो चांदे पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। अब वो डाटा में क्या क्या होता है, उसमें होता है ऑब्जर्व एंगल होता है, डिस्टेंस होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है, मेरेडियन होता है, परपेंडिकुलर होता है, कितना साउथ, कितना ईस्ट, कितना वेस्ट, कितना नॉर्थ, वो सब उसमें नोट है टावर डाटा में। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है उसकी कॉपी। तो उन टावर डाटा की सहायता से उसको किया जा सकता है। शुरू में जब ये चांदे लगाए गए उस समय गणितीय टावर डाटा रखे गए, उसके बाद उसको एवरेज डेटा में बदला गया। वर्तमान में जो है जीपीएस प्रणाली आ गई है। तो जीपीएस जो है, जीपीएस के रोवर को हम जहाँ रखेंगे वहाँ के वो कोऑर्डिनेट बता देता है कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बता देता है कि हम पृथ्वी के कितने अक्षांश देशांश में खड़े हैं। तो केवल वो आपको कोऑर्डिनेट बताता है, तो वो कोऑर्डिनेट उसी स्थान के बताएगा। तो जब अगर आपके चांदे वहाँ हैं, धरातल पे मौजूद हैं, तो आप उस चांदे के आप एक बार कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाते हैं हमारे पास। तो उससे फिर आगे चल के किसी प्रकार के नाप में किसी प्रकार की त्रुटि। और था आपसे कि जीपीएस प्रणाली से और चांदे की नाप में कितना अंतर आ रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है? देखिए, जीपीएस प्रणाली जो है, ये जो डाटा हमारे पास संरक्षित रखे गए थे पुराने सर्वे, हर प्रदेश के आयुक्त भू अभिलेख के यहाँ वो डाटा और ओरिजिनल सर्वे सीट सब जगह हैं। ओरिजिनल सर्वे सीट्स जो हैं प्रत्येक गांव की प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर के यहाँ रहते हैं, उनके अभिलेखागार में। नक्शों का नवीनीकरण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है और जितने डाटा हैं वो पूरे वहीं रहते हैं आप आयुक्त भू अभिलेख के यहाँ। और वहाँ पे जो है टावर्स दल होता है। तो कलेक्टर जो है, कलेक्टर को प्रतिवेदन तहसीलदार भेजता है कि साहब हमारे इलाके में, मेरे तहसील में, मेरे इलाके में यहाँ के चांदे जो हैं वो गुम हो गए हैं, उन्हें पुनः स्थापित कराया जाए। कलेक्टर जो है वो एक प्रतिवेदन भेजता है प्रतिवर्ष, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की भू अभिलेख नियमावली के अनुसार प्रतिवर्ष मई के महीने में वो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड को एक प्रतिवेदन भेजता है कि साहब मेरे ज़िले में यहाँ के चांदे विलुप्त हो गए हैं। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड जो है वहाँ से फिर टावर्स दल भेजता है इन सभी डाटा के साथ में, और वो टावर्स दल आकर के थियोडोलाइट मशीन के द्वारा उनको वहाँ पे स्थापित करता है। वर्तमान प्रणाली में जीपीएस प्रणाली आ गई है। तो जीपीएस प्रणाली में केवल हमको कोऑर्डिनेट मिलते हैं, नाप नहीं कर पाते हैं उससे। वो रिवर को हम जहाँ रखेंगे वहाँ के हमको कोऑर्डिनेट बता देगा कि पृथ्वी के कितने अक्षांश देशांश में हैं। तो भारत सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। वो ये चाहती है कि ये जो बार बार संरक्षित करने के लिए, क्योंकि उसमें भूधारक की भी जिम्मेदारी है, जिसकी ज़मीन पे वो चांदे हैं उसको भी संरक्षित रखना है। और भू अभिलेख नियमावली में और आरबीसी में क्लियर लिखा हुआ है कि इन चांदों को संरक्षित रखने का फर्ज जो है वो राजस्व विभाग का है, मगर ये रख नहीं पाते। तो
भारत सरकार ने ये सोचा कि नहीं, हम जितने भी टावर्स पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट निकाल लें, और सबके कोऑर्डिनेट निकाल करके जब हम अपने पास रख लेंगे तो सारे ज़मीनों का जियो रेफरेंसिंग कर देंगे, जिससे जो भी मेजरमेंट होगा वो सटीक और सही आएगा। मगर वो तभी आएगा जब आप चांदे हों, और चांदे तो हैं नहीं। तो अधिकारियों द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है कि वो चांदे नहीं गड़ा रहे हैं, वो नक्शों से उनको सुपर इम्पोज करा करके और उससे उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो यदि नक्शे भी आपको सुपर इम्पोज करना है तो वो भी ओरिजिनल सर्वे सीट, जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टावर्स की पोजीशन बताता है, खेतों की पोजीशन नहीं बताता सर्वे सीट, वो केवल टावर्स की पोजीशन बताता है, उसको आप सुपर इम्पोज करके उससे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तब आपको सही कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब वो मिल नहीं रहा है। अब लोगों को ये जानकारी नहीं है, गांव के लोगों की सीमांकन कैसे किया जाता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सीमांकन करने की कुछ विधि है, उस विधि के अनुकूल सीमांकन होना चाहिए। आम आदमी को ये नहीं मालूम कि जो जरीब से नापा जाता है वो जरीब कितने फुट की होती है, ठीक है। तो आम आदमी को ये जानकारी होना, किसान को बहुत ज़रूरी है कि जिस जरीब से मेरी खेत का नाप हो रहा है वो जरीब कितने फिट की है, वो उसमें कितनी कड़ी है, एक कड़ी की लंबाई कितनी है। जब ये सारी चीज़ें पता होगी तो सामने वाला उसके साथ बदमाशी नहीं कर सकता। अब उसको केंदा किया जाता है। केंदा करने का मतलब क्या होता है कि लोहे की कड़ी होती है, वो रख रखाव में कहीं मुड़ जाती है, तो उसको सड़क में रख करके उसको सीधा किया जाता है, जिससे मेजरमेंट जो आए एकदम सही आए जी। तो ये सारी सावधानियां बरती नहीं जाती और लोगों को ये नहीं मालूम है, आज का अधिकांश लोगों को नहीं मालूम, किसानों को, कि जो नाप होगा वो चांदे से होगा। तो जो भी आकर के लेखापाल या पटवारी जहाँ से भी नाप देते हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई वो नाप रहे हैं। अब उनको सारी चीज़ें मालूम नहीं है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, और उस हिसाब से नाप देते हैं। तो जहाँ पे आदमी आज कई पीढ़ी से रहते चले आ रहा है, उसको मालूम है कि मेरी ज़मीन की सीमा यहाँ से है, तो अचानक नाप होने के बाद में वो सीमा बदल जाती है तो विवाद की स्थिति तो पैदा होती है। मान लीजिए मैंने पूर्व में किसी किसान ने जब चांदे स्थापित थे और पूर्व में मैंने किसी समय सीमांकन करवाया, और वो सीमांकन प्रतिवेदन के हिसाब से मैं अपनी जगह पे एकदम सही हूँ, मगर वर्तमान में चांदे नहीं हैं। अब मेरे बगल में कोई व्यक्ति आ गया, ज़मीन खरीद लिया, और वो यदि अगर सीमांकन करवाता है विधिवत, तो चूँकि चांदे नहीं हैं तो एक अंदाज से तिमेड़ा चौमेड़ा के आधार से या सड़क को आधार मान के किया जाएगा। तो या तो मेरी ज़मीन उनके अंदर चली जाएगी या उनकी ज़मीन मेरे अंदर आ जाएगी, तो वो एक विवाद का कारण हो जाएगा। यदि शुद्ध और सही नाप होगा तो ये सारे विवाद बच जाएंगे, और इसके कारण देखिए आप हत्या तक की हो रही हैं जी। अच्छा, ये सवाल मेरा ये कि जरीब से नाप होती थी लगभग, अब जरीब से नाप नथिंग, मतलब ना ही दिखती है, मीटर से नापना शुरू कर दिए। तो वो मीटर और जरीब की नाप में किस तरीके का तो फर्क ये होता है कि जरीब जो होती है लोहे की होती है। जब हम नापने जाते हैं तो धूप की गर्मी पड़ती है, तो अगर हम टेप से नाप रहे हैं, मीटर टेप से, तो टेप से नापेंगे तो वो प्लास्टिक के होता है, तो जब उसको ताना जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तन जाता है। लोहे की जरीब में वो लंबाई बढ़ती नहीं है, तो वो एकदम फिक्स आती है, और इससे फ़र्क आ जाता है। टेप से तो वो तो मना ही है, टेप से आप नहीं नाप सकते जी। यदि स्टील का टेप हो तो एक बार समझ में आता है, ये प्लास्टिक के टेप से हम नहीं नाप सकते, उससे फ़र्क आएगा। क्या सलाह आपकी लोगों के लिए होनी चाहिए कि जो अगर नाप करा रहा है तो वो जरीब से नपवाए? चांदा लगभग गायब है देहातों से, तो चांदों की स्थापना के लिए किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी कि हाई कोर्ट ने जब आदेश किया कि आप जो है गणती टावर डाटा की सहायता से भू अभिलेख नियमावली में अध्याय का उल्लेख भी किया है कि अध्यायों की सहायता से, उसमें दिए गए दिशा निर्देशों की सहायता से आप चांदा स्थापित करें, अपनी व्यक्तिगत समझदारी का उपयोग ना करें। इसके विरुद्ध में बिल्डर जो है डीबी में गया था, डबल बेंच में गया, तो वहाँ पे भी मेरा इस फैसला जो है अपहेल्ड रहा, और ये एक AFR आदेश है। तो अब ये बात पक्की हो गई कि जो आदेश हुआ है वो सही है, और हमको चांदे से ही नापना है। अब वो चांदों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जवाबदारी राजस्व विभाग की है। किसान को हम ये सब चीज़ नहीं पढ़ाते, हम किसान के बच्चों को जो पढ़ाते हैं दुनिया भर की बात पढ़ाते हैं, जबकि मेरा ये सोचना है कि जब 85% लोग कृषि पे आधारित हैं भारत में, तो कृषि से संबंधित पाठ पढ़ाने चाहिए बच्चों को। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो हमारे लिए संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं उसको संरक्षित रखने के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कानून हैं।
अब उनको तो मालूम नहीं है, आज के बच्चों को तो चांदा क्या होता है ये भी नहीं मालूम। कोई तो ये किसी से आप बात करो तो ये बोलते हैं जो कंपास में चांदा होता है वो चांदा है, तो लोगों को ये मालूम नहीं, पुराने लोगों को मालूम है। अब वो संरक्षित भी रखते थे, सुरक्षित भी रखते थे, उनको जानकारी थी इसलिए करते थे। अब वो उससे किसी को मतलब नहीं। वैसे भी वर्तमान में जो बच्चों की रुचि है वो खेती की तरफ कम है, वो बाहरी चकाचौंध की तरफ ज़्यादा है, तो उनको जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी का होना किसानों को बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित किताबें आना चाहिए मार्केट में, इससे संबंधित जानकारी आप लोगों के माध्यम से किसानों के बीच में पहुंचना चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी है कि आपके चैनल के द्वारा ये किसानों के हित में इतनी बड़ी जानकारी एकत्र करके उनके बीच में पहुंचाया जा रहा है, जिससे ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि भविष्य में यदि ये बात लोगों ने गंभीरता से लिया और इसके ऊपर जाएंगे, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं, सारे डाटा गवर्नमेंट के पास में। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आया, कलेक्टर के यहाँ मैंने सूचना के अधिकार में पूछा कि भाई मेरे गांव को मेरे को टावर डाटा दीजिए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ संधारित नहीं है। फिर हमने कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के यहाँ से निकाला, वहाँ हमको टावर डाटा मिले। फिर इस चूँकि सारे चांदे जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए थे, तो हम सर्वे ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन लगाया सूचना के अधिकार में, उन्होंने भी हमको सारे पूरे बोदरी गांव के टावर डाटा जो सन 1885-86 के थे, पूरे टावर डाटा, ओरिजिनल सर्वे सीट सब दी। अभी मैंने हाई कोर्ट के आदेश को लगा करके और डायरेक्टर जीओडी अनुसंधान शाखा देहरादून को एक पत्र लिखा था सूचना के अधिकार के तहत कि साहब ये आदेश है हाई कोर्ट का, इसके अनुसार आप चांदा कैसे लगाया जा सकता है वर्तमान में, और संभव है कि नहीं, क्योंकि थियोडोलाइट मशीन के द्वारा है। तो उन्होंने लिख के दिया है कि भारत में चांदों की पुनर्स्थापना के लिए और उन गुमशुदा चांदों को लगाने के लिए स्टेट लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और सर्वे डिपार्टमेंट दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि चांदा कहीं गुम हो जाता है तो मैं मान सकता हूं कि राज्य सरकार के पास पारगामी, प्रशिक्षित पारगामी नहीं होंगे, मगर सर्वे ऑफ इंडिया के पास तो हैं। तो यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो बंदोबस्त के दौरान हमेशा उनके सहयोग लिया जाता था। भारत में बंदोबस्त हर 30 साल के बाद होता है, तो बंदोबस्त के दौरान हमेशा सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली जाती थी, तो तभी तो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेकर के और पुनः स्थापित किया जा सकता है। और यदि जब पूरे चांदे पुनः स्थापित करवा दिए जाएँ, सही जगह पे स्थापित कर दिए जाएँ, उसके बाद उनकी जियो रिफरेंसिंग किया जाए, तो भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। आपके मामले में क्या चांदा, कितने चांदे गायब थे, या आपका क्या अनुमान है कि लगभग आपके छत्तीसगढ़ में भी अगर नाप की जाए, एग्जैक्ट नाप निकालनी है, तो चांदे कितने सुरक्षित कर पाई है सरकार? देखिए, मैं जिस गांव में रहता हूं, बिलासपुर जिले के ग्राम बोधरी में रहता हूं, वहां पे छत्तीसगढ़, सौभाग्य से छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी वहीं स्थापित है। मेरे गांव का कुल रकबा है 4,500 एकड़, 1800 हेक्टेयर के आसपास। तो इतना बड़ा गांव है, तो वहाँ पे चांदे जो हैं लगभग चूँकि अब हाई कोर्ट के आने से और विकास होने की वजह से, लोगों की अनदेखी करने की वजह से, जानकारी के अभाव के कारण चांदे जो हैं सब विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त होने के कारण इससे बिल्डर को फ़ायदा होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक जरीब जो होती है वो 66 फुट की होती है, हाँ 20 मीटर 66 फुट की, 100 कड़ी होती हैं उसमें, 7.92 की एक कड़ी होती है, ठीक। अब यदि किसान को तो नहीं मालूम, बिल्डर ने किसी किसान से ज़मीन का सौदा किया, अब मान लीजिए उसने 1 एकड़ 10 डिसमिल का सौदा किया, मौके पर जब नापने जाते हैं तो अनाधिकृत रूप से आरआई पटवारी को बिल्डर ले जाएगा, भाई नाप के बता दो, उसके बाद हम लिखा पढ़ी करवाएंगे। तो अगर जरीब में उसने कड़ी बढ़ा दिया, 4 कड़ी 5 कड़ी बढ़ा दिया, तो आप जितने बार नापेंगे उस ज़मीन को, तो 1 एकड़ 10 डिसमिल ज़मीन आपको हमें एक ही एकड़ मिलेगी। अब बिल्डर क्या करता है कि किसान का विश्वास जीतने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, वो रेवेन्यू वालों से बोले कि नहीं भैया इनका नुकसान हो जाएगा, इधर से नाप दो, उधर से नाप दो, उधर से नाप दो, चारों तरफ से नाप करके वो आएगी उतनी ही। तो क्योंकि किसान को तो ज्ञान का अभाव है, उसको नहीं मालूम कि मेरी उसमें कड़ी कितनी बढ़ाई गई है। अब उसके बाद लिखा पढ़ी हो गई, लिखा पढ़ी के समय वो पैसा देगा 1 एकड़ का, लिखा पढ़ी करवाता है 1 एकड़ 10 डिसमिल का, तो किसान 10 डिसमिल की बात करें तो 10 डिसमिल लगभग अगर मीटर की नाप से देखा जाए तो कितना होगा? देखिए, 1 डिसमिल जो होता है 436 स्क्वायर फीट का होता है, तो 10 डिसमिल हो गया तो 4,360 स्क्वायर फीट ज़मीन तो पहले ही कमा लिया बिल्डर ने।
अब आज की तारीख में ज़मीन की क्या वैल्यू है वो आपसे जान सकते हैं। हर स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू है। शहर में है तो उसकी अलग वैल्यू है, पास इलाके में है तो उसकी अलग वैल्यू है, गांव में है तो भी कम से कम 5 लाख 4 लाख रुपए एकड़ का तो रेट ही है। तो अगर मान लीजिए 4 लाख रुपए का भी है तो 10 डिसमिल का 10,000 रुपये तो ऐसे खा गया भाई। 1 डिसमिल कितने का होगा? 100 डिसमिल का 1 एकड़ है ना, तो 40,000 का 1 डिसमिल, तो 10 डिसमिल में 4 लाख। हाँ, तो ये सावधानी किसानों को जरूर बरतनी चाहिए। ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी कहीं का रेट क्या है उस हिसाब से आप एक लगा लीजिए कि 10 डिसमिल का कितना आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बदमाशी करता है ये भी आपको बता रहा हूँ बिल्डर। अब जब वो ज़मीन को खरीद लेगा उसका नामांतरण हो जाएगा। नामांतरण होने के बाद वो विधिवत फिर एक एप्लीकेशन लगाएगा। जैसे मेरे छत्तीसगढ़ में धारा 129 में तहसीलदार के यहाँ है कि सीमांकन के लिए आपको आवेदन वहाँ लगाना है, 100 रुपये का चालान जमा करना है। तो जब वो आवेदन लगाएगा, आवेदन लगाने के बाद जब उसका विधिवत नाप होगा तो फिर उसको चारों तरफ के किसानों में जिसकी ज़मीन पसंद आएगी उसकी ज़मीन पे उधर डिसमिल निकाल लेगा। तो 4,360 स्क्वायर फीट इधर ले लिया और 4,360 स्क्वायर फीट उधर ले लिया, जबकि उसके पास ज़मीन पर्याप्त पहले से ही है। तो ये जो है किसानों के साथ में उस तरीके से शोषण हो रहा है उनका। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा अशोक तिवारी जी को, जिन्होंने विस्तार से आपको बताया कि अगर आप सीमांकन करा रहे हैं, सीमांकन का मतलब अगर आप अपने खेतों की नाप करा रहे हैं तो नाप कतई नियमावली के तहत मीटर से नहीं हो सकती। उसकी नाप जरीब का मतलब जो लोहे की वो जंजीर, जिसे आज की युवा पीढ़ी शायद एकदम जानकारी से अभाव रहेगा, नहीं जान रही होगी, लेकिन उस जरीब से नाप ही कराएं और अपने चांदे का जरूर खोज करवा लें कि आखिरकार आपकी ज़मीन का जो चांदा है, चांदा मतलब एक टावर होता है जिससे पूरे गांव के सीमांकन किया जा सकता है, पत्थर एक लगाया जाता है, तो वो कहाँ पर है, जिससे तो तमाम जो विवाद हो रहे हैं उन विवादों को समाप्त किया जा सकता है। जो भी कर्मचारी आते हैं सरकारी नाप करने के लिए उनसे सीधे तौर पर अपने चांदे से ही नाप कराने का निवेदन करें। उनसे कहें कि हमारी नाप जो है वो जरीब से होगी, हमारे चांदे से होगी। और ये जानकारी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब जब सीमांकन होता है तब लड़ाइयाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।